Hello everyone, welcome to Chapters for Learner. Today we'll study Chapter 1 of Class 8 Science NCERT. Okay, chapter name is Crop Production and Management. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप सबसे पहले होती क्या है वो हम लोग जान लेते हैं. क्रॉप होता है कि क्रॉप उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा खेत है, ठीक है, उसमें एक ही प्लांट लगा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत ज़्यादा एक ही प्लांट को बहुत ज़्यादा दूर तक लगाया गया है, ठीक है, तो वो कहला गया क्रॉप. एक प्लांट है लेकिन बहुत ही लार्ज स्केल में उसको कल्टीवेट किया एक प्लेस पे, तो वो कहला गया क्रॉप. प्रोडक्शन मीन्स पैदावार एंड मैनेजमेंट उसकी व्यवस्था. ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यही चैप्टर है, इसी से रिलेटेड सारा कुछ है, वो हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ पहेली एंड बुजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. तो वो अपने अंकल्स के घर गए, जो कि समर वेकेशन हुआ था, तो वो अपने अंकल के घर गए. तो अंकल जो है उनके एक फार्मर है. तो वन डे दे सॉ सम टूल्स, कुछ टूल्स को देखे, जैसे खुरपी हो गया, सिकल, सॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा इन देयर फील्ड. तो उन्होंने कुछ टूल्स को देखा जो कि हमारे घरों में भी रहता है, जैसे कि खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लॉज एक्सेट्रा इन द फील्ड. ओके, लेट मी शो यू द टूल्स. दिस वन इज़ द सॉवल, जिसको हम लोग शायद बेलचा भी कहते हैं, एंड दिस इज सिकल. ओके, और दिस वन इज़ द प्लॉ. दिस जैसे कि गाय के या किसी बैल में लगाया हुआ रहता है पीछे से, वो मिट्टी को खोदने के काम में आता है. एंड दिस इज़ होई, जिसे कहते हैं हम लोग छोटा सा कुल्हाड़ी टाइप का है. ओके, दिस वन इज़ द सिकल, ये सिकल है, ठीक है. तो हम लोग ये सब से परिचित हो चुके हैं कि ये कैसा कैसा दिखता है, और हम लोग ने अपने घरों में भी या कहीं खेत पे या फार्म पे कहीं पे भी देखा होगा. ओके, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. हम लोग तो जानते हैं कि चाहे कोई भी वो जानदार चीज़ हो, उन्हें खाना हर हाल में चाहिए. ओके, विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव. प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्स. हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में ही, कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है. दे मेक देयर फूड देमसेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो अपने खाने को खुद बनाते हैं. ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और हम इंसान और जानवर, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हम डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरह प्लांट्स पे या किसी एनिमल्स पे अपने फूड के लिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वी हैव टू ईट फूड. हमें क्यों फूड चाहिए? फूड गिव अस एनर्जी. फूड हमें क्यों चाहिए? बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी, और एनर्जी इन फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. डाइजेशन मतलब खाना का पचना, रेस्पिरेशन सांस लेना छोड़ना, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना. वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल और बोथ. तो हमारा फूड हमें या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, या हम लोग बोथ लेते हैं. जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ प्लांट्स से लेते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट्स एनिमल दोनों से लेते हैं. ओके, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल. अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो फूड को हम लोग को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कि डेली नॉट, मतलब एट अ इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप, क्रॉप मतलब प्रोडक्शन रेगुलर. वी डोंट हैव टू स्टॉप डूइंग प्रोडक्शन. ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. उसकी मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था, उसकी कटाई छटाई, उसको प्रॉपरली स्टोर करना, ये मैनेजमेंट कहाँ पहुँचाना है, कितने में बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देना है, दीज ऑल आर नेसेसरी. ओके, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खेती बाड़ी का आइडिया या लार्ज स्केल में हम लोग को कब से स्टार्ट करना पड़ा? तो टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमेडिक. नोमेडिक मीन्स पीपल हु गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि वो एक से दूसरे प्लेस जाते थे. ओके, नोमेडिक. नोमेडिक उन्हें कहते हैं जो एक से दूसरे प्लेस. दे वे वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. मतलब उनका एक पर्टिकुलर कोई घर या पर्टिकुलर कोई ये शेल्टर नहीं था कि वहीं रहना है, कहीं भी रह ले, आज यहाँ कल वहाँ, इन सर्च ऑफ फूड. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दे डू नॉट कुक द फूड बट दे एट द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कच्चा
ही खा रहे। दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, फिर वो एनिमल्स हंट करना स्टार्ट किए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर क्या हुआ कि वो अपने खेती बाड़ी करने लगे, फिर व्हीट हो गया, अदर क्रॉप्स को ग्रो करने लगे, और फिर वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। ओके, when plants of the same kinds are cultivated when plants of the same kinds are cultivated at one place on large scale is crop. तो this is the big point, what is crop? तो when plants of the same kind एक जैसे कल्टीवेट हो रहा है एक जगह पे ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा पैमाने में, देन इट इज़ कॉल्ड द क्रॉप। बहुत ज़्यादा संख्या में अगर वो कल्टीवेट हो रहे हैं, पैदावार हो रहा है उनका, तो उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड ऑफ वीट। अगर वीट की क्रॉप है मतलब वो क्या है, ये फील्ड है, तो इस पूरे फील्ड में हर जगह हमारा क्या लगा हुआ, वीट ही लगा हुआ है, और कोई क्रॉप नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा क्या है, वीट लगे हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी यू नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, दाल्स, सारे दाल्स वाले कैटेगरी, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। These can be classified on the basis of season which they are grown. ठीक है, अब ये होता है कि इस सीज़न में ये फल मिलते हैं, इस सीज़न में ये वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो ये क्लासीफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न, और उन्हें उस सीज़न की ज़रूरत होती है कि किसी फ्रूट को कुछ मतलब कि कुछ टेम्परेचर चाहिए, किसी फ्रूट को ग्रो करने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इंडिया में क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारा है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस वैरी करता है। ओके, जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, कहीं नमी ज़्यादा बनी रहती है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा होता है, कहीं नॉर्मल होता है। तो रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ नॉट स्टेबल, हर जगह नहीं है। जैसे कि डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारा, फिर इस तरह से डिफरेंट रीजन में हमारा डिफरेंट टेम्परेचर है। केरल साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस तरह से है। ठीक है, from one region to according to the rich variety of crop, different crops are grown in different parts of the country. Different crops grow in different parts of the country. Okay, despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो दो पैटर्न है जो कि हमारा क्रॉप्स को ग्रो करने के, एक खारिफ क्रॉप and one is the rabi crop. Okay, kharif crop, the crop which are sown in the rainy seasons are the kharif crop. तो जो क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, अपने फलने फूलने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो वो क्या है, खारिफ क्रॉप्स है। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर, है ना, जून टू सितंबर बारिश ही बारिश है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खारिफ क्रॉप्स। तो कौन कौन से है खारिफ क्रॉप्स? तो पैडी, राइस ही को पैडी कहा जाता है। जब चावल का जब छिलका के साथ वो रहता है तो उसे पैडी कहते हैं। जब छिलका को हटा दिया जाता है, बिल्कुल वाइट चावल मिलते हैं हम लोग, तो वो हो जाता है राइस, और जब वो खेतों में शैफ के साथ लगा रहता है तो वो रहता है पैडी। मेज हो गया मक्का, सोयाबीन वी ऑल नो, देन ग्राउंड नट्स एंड कॉटन्स आर द खरीफ क्रॉप्स। तो व्हाट आर द खरीफ क्रॉप्स, वी नीड टू लर्न। तो इसे आप याद कर सकते हैं, दीज आर सोन इन द, मतलब सोन मतलब उनका सीड को बोया जाता है इन द रेनी सीजन, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ओके, नाउ रबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में है, अक्टूबर टू मार्च, दे आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स आर वीट, ठंडा में वीट, ग्राम, पीज भी तो हमें ठंडा ही में मिलता है, मस्टर्ड, लेंसीड्स आर तीसी को कहते हैं। Beside these pulses, vegetables are grown during the summer at many places. और समर सीजन में बहुत सारे दाल और वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द मैनी सीजन, सब्जियाँ जो कि हमें गर्मियों में ज़्यादा मिलती है। ओके, नाउ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस क्या है, किस तरह से हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, Why is the paddy not grown in the winter season? अब राइस को विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो पैडी रिक्वायर्स
राइस धान की जो खेती है वो रिक्वायर करता है लॉट ऑफ वाटर। हमें तो पता ही है कि जब बारिश होती है तो सारे लोग मिलके खेत में धान की रोपाई करते हैं ना। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ओनली रेनी सीजन, बिकॉज राइस की खेती या पैडी को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें इसे कल्टिवेट करना पड़ता है रेनी सीजन में। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, खाली यही तो नहीं कि पौधा लगा दिए और छोड़ दिए। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़, चलिए अब उसको देखते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants। हम जब फूल वगैरह लगाते हैं या गार्डनर हमारे घर में अगर कोई लगाता है तो यही सब एक्टिविटीज़ वो करते हैं। वो क्या क्या एक्टिविटीज़ है देख लेते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी है व्हाट आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड हियर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, सॉइल को टिल्ट करेंगे, हल्का करेंगे। हम चिकनी मिट्टी में तो नहीं लगा देंगे, उसको हल्का करेंगे, उसको गुदाई करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाएंगे। सोइंग, फिर उसमें जो भी सीड है उसको सो करेंगे, उसको सीड डालेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, टाइम टू टाइम उसमें खाद डालेंगे। फिर है इरिगेशन, पानी पटाएंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आपने प्लांट लगाया, उसके अगल बगल अजीब सा घास निकल गया तो वो सबको हटाएंगे वहाँ पर से। हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे, जब उसका टाइम आ गया, फ्रूट्स लग गए हैं तो हम उसे काट देंगे। स्टोरेज, देन उसे प्रॉपरली, अगर हमने राइस की खेती की तो उसे हार्वेस्ट करने के बाद राइस को प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ताकि उसको अनवांटेड चीज़ से बचा सके। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस, ये सब करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग, सबसे फिर सीड को डालते हैं। देन एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स देते हैं। इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, नहीं तो वीड सारा उसका न्यूट्रिएंट्स ही सॉइल का खा जाएगा और उसको बढ़ने नहीं देगा, कॉम्पीट करने लगेगा। हार्वेस्टिंग, कटिंग करना, उसको हटाना, वहाँ से सामान को निकालना है। देन स्टोरेज, इसको अच्छे से स्टोर करके। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सॉइल को टर्न कर देना और उसको लूज कर देना। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो इससे क्या होता है कि लूज हो जाता है सॉइल, तो रूट्स जो है वो अपना नीचे अच्छे से जाने लगते हैं। ओके, वो पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। रूट्स टू ब्रीथ easily and when they grow deep into the soil. Why does loosening of soil allow the root to breathe easily? The loosened soil helps the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are the friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो वो क्या होता है कि वो उससे सॉइल जब लूजन हो जाता है तो वो ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो कि फ्रेंड्स ऑफ फार्मर है, जो कि सॉइल को हल्का करते हैं, अच्छा उसमें खाद मिलाने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। They are good for the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? You have learned the previous classes that soil contain minerals, water, airs and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. तो जब हम सॉइल को लूजन करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ होंगे, तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से प्लांट्स में चले जाएंगे। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोज द प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो जो भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उसको टॉप में वो ले आता है, so that the plants use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called tilting or plowing. तो जिस प्रोसेस से हम उसे लूजन कर रहे हैं, उसे टिल्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं टिल्टिंग एंड प्लॉइंग. दिस इज डन विद द यूज ऑफ प्लॉ के यूज से, यहाँ पे ये प्लॉ लगा हुआ है, इसके यूज से हम लोग इसको टिल्ट करते हैं. ओके, प्लॉ आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई देन इट नीड टू बी वाटर्ड बिफोर प्लॉइंग. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, तो उसे टिल्ट करने में मुश्किल आएगी, इसलिए हम लोग वाटरिंग कर लेंगे उसके पहले. द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम. बहुत ऐसे क्रम्स बने हुए सॉइल के रहेंगे, तो इनको क्या करते हैं, दे नीड टू बी ब्रेक. उसे लेवल करना है, उसे ब्रेक कर देना हमें. These necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. अगर फील्ड हमारा लेवल रहेगा, अगर एक समतल में रहेगा, तो हमें सोइंग में, सीड की सोइंग में या इरिगेशन में, पानी पटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है. समटाइम्स लेवलिंग इज इन सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, या लेवलर के हिसाब से उसको फिर
लेवल कर लिया जाता है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिल्टिंग. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल. इफ़ टिल्टिंग से पहले हमें सॉइल को टिल्ट करने से मतलब कि खुदाई करने से पहले अगर हम उसमें मैन्योर ऐड कर दें तो मैन्योर भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है. ओके. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स, मतलब सीड्स को डालने से पहले, सोइंग मतलब सीड्स को बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड्स. सॉइल क्लम्स अगर टूटे हुए रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो और अच्छा है. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज इज प्लॉ, होए एंड अ कल्टिवेटर. कल्टिवेटर generally nowadays cultivator is used. Hoe, that is खुरपी टाइप, खुरपी या होए इज़ द खुरपी, एंड प्लॉ ये वाले जो ऑक्सन के पीछे लगा हुआ है लकड़ी का वो है कल्टीवेटर. इस ट्रैक्टर के टाइप, ट्रैक्टर में लगे रहते हैं लोहे के, उसी को कल्टीवेटर कहते हैं. Plow, it is being used since ancient time for tilting the soil, adding fertilizers to the crop, removing the wood and turning. This is made with wood and drawn by a pair of bulls or other animals. तो ये wood के बने होते हैं या आयरन के, और ये कौन चलाता है इसको? बुल या pair of bulls या other animals. It contains strong triangular iron strips called plowshare, and the main part of the plow is a long log of wood. एक plowshare है और एक long log of wood. ये plow, ये वाला हमारा प्लॉ शेयर है, ये प्लॉ शाफ्ट है. ठीक है, इस तरह से ये one pair of there is a handle at the end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. अब बीम पे अटैच्ड है जो कि बुल के नेक से अटैच रहता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट अ प्लॉ. तो इस तरह से यहाँ पे ये प्लॉ लगा हुआ है, ये जो लॉग ऑफ वुड है ये दोनों बुल्स पे रखे हुए हैं और इनको ट्रेन या जो भी कमांड दे रहा है ये इंसान, जो भी है फार्मर है जो भी है वो दे रहे हैं. द इंडिजिनियस वुड प्लॉ इज नेसेसरी बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउ इट इज. अब जो वुड प्लॉ है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा तो वो रिप्लेस हो गया आजकल लोहे से. ठीक है. हो इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed at the ends and works like a blade, and it works like a blade. Okay, this is hoe. Okay, इस तरह से रहता है. Now what is this one is the hoe. Okay, this type blade है यहाँ पे, grip, handle, beam. Now cultivator, nowadays plowing is done by the tractor driven cultivator. This is cultivator driven by tractor. यहाँ पे पीछे में जो ये लगा हुआ ये वाला जो है ये पार्ट है ये कल्टिवेटर है. ओके, विच इज़ ड्रिवन कौन चला रहा है इसे? ट्रैक्टर चला रहा है. यूज कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. एक तो मैन पावर नहीं लग रहा है और उस पर से टाइम भी बचत हो रहा है. नाउ सोइंग एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर सोइंग ही नहीं होगा, सीड ही नहीं डालेंगे तो प्लांट कहाँ से आएगा? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फॉर अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड. गुड क्वालिटी, जितनी अच्छी सीड्स रहेंगी, जितनी उच्च क्वालिटी की सीड रहेंगी उतने अच्छा ये प्लांट हमें मिलेगा, उतना हेल्दी प्लांट मिलेगा. ठीक है. तो हेल्दी सीड्स आर ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड. फार्मर्स प्रेफर यूज सीड्स विच आर ऑफ गिव हाई यील्ड्स, जो ज़्यादा पैदावार देते हैं. ओके. Now here is one day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. मैंने अपने माँ को देखा कि वो कुछ चने की दाल की सीड्स को वेसल में डाली, बर्तन में डाली और उसमें पानी डाल दी. After few minutes some seeds started to float on the top. कुछ सीड्स क्या हुआ? फ्लोट करने लगे ऊपर में. I wonder why some seeds floats on water. तो क्या हुआ भाई कि वो कुछ सीड्स नीचे बैठ गए ग्लास में और कुछ सीड्स ऊपर हो गए. टेक अ बीकर, यहाँ पे एक एक्टिविटी है उसके थ्रू समझाया हुआ. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ विथ वाटर. उसको फिल कर देना हाफ वाटर से. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल. वेट फॉर सम टाइम. ठीक है. उसे कुछ व्हीट डाल देना है, उसमें व्हीट गेहूँ डाल देना है, उसके बाद उसको स्टर करना है. वेट फॉर सम टाइम. आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज सिंक. तो जो ऊपर की ओर अगर व्हीट आ गया है पानी के ऊपर है तो वो लाइटर है और जो नीचे बैठ गया वो भारी है, मतलब वो सिंक करेगा, डूब जाएगा. वाई वुड दे बी लाइटर? तो डैमेज सीड जो होते हैं, डैमेज अंदर से खोखला है, कीड़ा ने उसे खा लिया तो बिकम हॉलो एंड दे आर दस लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. तो वो अंदर से जब डैमेज्ड है, ये सीड है, अंदर से इसे कीड़ा ने खा लिया तो ये एक तरह से डैमेज्ड हो गया, हल्का हो गया, इसलिए वो क्या होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है. दिस इज
अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज बड। इस मेथड से हम अच्छे सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग द सीड्स। अब भाई सीड्स को सो करने के लिए, सोइंग के लिए कौन सा टूल का यूज़ हो रहा है? तो ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। एक फनल शेप का है ये वाला, ये फनल शेप का है और फिल्ड विथ सीड्स एंड फिल्ड सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place the seeds. अब इस फनल में सीड्स डाला जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फनल के एंड से होल भी हो जा रहा है, उसमें यहाँ फनल के थ्रू एक सीड आके इसमें घुस भी जा रहा है। ठीक है, नाउअडेज सीड ड्रिल्स। अब नाउअडेज क्या होता है, सीड ड्रिल्स यूज़ हो रहे हैं। ट्रैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है, ये सीड ड्रिल्स में यहाँ बॉक्स लगे रहते हैं, उसमें सीड्स रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली जब वो चलता है तो फिर उसको फिक्स कर दिया जाता है कि एक सीड एट अ टाइम। तो इस तरह से सारे सीड्स जाते रहते हैं पर्टिकुलर इंटरवल में। Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly, मतलब कि एकदम एक भी इधर उधर नहीं, एक इंटरवल पे, पक्का इंटरवल, जैसे कि यहाँ से यहाँ ये एक सीड एकदम पक्का है, दूसरे 2 सेंटीमीटर बाद यहाँ, फिर दूसरे के 4 सेंटीमीटर बाद यहाँ, फिर 6 सेंटीमीटर पे एक सीड, इस तरह से पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और उतना ही डेप्थ, जितना अंदर जाना है उसको उतना ही, ज़्यादा अंदर किसी को नहीं ठेल दिए, किसी को ज़्यादा ऊपर नहीं। इट इंश्योर्स दैट द सीड गेट कवर्स बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। सीड्स को हर बोने के बाद उसको अच्छे से पतला, ये इंश्योर करता है कि उसको एक तो बो दिया, ऊपर से हल्का एक पतला लेयर ऑफ सॉइल छोड़ देता है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अगर सीड्स को ओपनली सिर्फ घुसा के छोड़ देगा तो वो बर्ड्स उसे खा लेगी। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। नाउ जैसे कल्टिवेटर टाइम और लेबर को सेव करता था, वैसे ये भी मैन पावर और टाइम को दोनों को सेव करता है। ठीक है, there is a nursery nearby school. I found that the little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? So seeds of a few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in them. कुछ seeds को क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए नर्सरी में ऐसे छोटे छोटे बैग्स में ग्रो किया जाता है, क्योंकि उनके स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। डायरेक्टली आप उसे फील्ड में नहीं छोड़ सकते, उन्हें एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से प्लांट अच्छे बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फील्ड में। ओके, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाना प्लांट, एक यहाँ है तो उसके 2 सेंटीमीटर बाद एक दूसरा प्लांट लगा, तो उससे क्या होता है कि ओवरक्राउडिंग, एक गुच्छे में ऐसे से प्लांट नहीं हो जाते, ओवरक्राउडिंग नहीं होती, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लगा रहता है, जैसे हम बागीचा वगैरह में देखते हैं। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा, सबको मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी सबको मिलेगा, वाटर फ्रॉम सॉइल भी मिलेगा, कंपटीशन नहीं होगा कि मुझे चाहिए। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे प्लांट्स गलती से भी अगर लग गए तो बहुत सारे हो गए, ओवरक्राउडिंग हो रहा है, तो हमें कुछ को वहाँ पर से हटाना पड़ता है। ठीक है, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमने सॉइल को टिल्ट कर लिया, प्लॉ कर लिया, हल्का कर लिया, हमने सोइंग भी कर लिया, सीड्स भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उन्हें देना है, हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड देना है। फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कॉल मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमें उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए उसे खाना पोषण देना है, जो कि एक फर्टिलाइज़र के रूप में या एक मैन्योर के रूप में हम उसे दे सकते हैं। I saw a healthy crop growing in the farm, in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than other? कुछ plants क्यों weak होते हैं और कुछ plants क्यों? अगर उनको essential nutrients मिल रहे हैं, sunlight मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, manure time to time, fertilizer मिल रहा है, तो वो अच्छे से grow करेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो plant weak हो जाएगा। Okay? Soil supplies minerals, nutrients to the crop. अब सॉइल के थ्रू ही वो मिनरल्स ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब यही न्यूट्रिएंट्स क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। दिस फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। क्या होता है कि एक क्रॉप की पैदावार हुई, जस्ट उसके तुरंत बाद क्या होता है, दूसरा क्रॉप लगा दिए। इस तरह से क्या होता है, वो फील्ड कभी खाली छुड़ा ही नहीं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो क्रॉप लेते ही जा रहा है, तो क्या होगा,
कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते, सारे तो प्लांट ने खींच लिया, अब नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अब उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करना है सॉइल में, तो फार्मर्स को मैन्योर टाइम टू टाइम डालना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो मैन्योर को डालना उसको क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे न्यूट्रिएंट्स की, तो इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट, सफिशिएंटली मैन्योर उसको नहीं पहुंचा पा रहे, प्लांट को नहीं दे पा रहे, सॉइल में नहीं मिक्स कर पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट्स वीक हो जाएंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. अब मैन्योर हमारा नेचुरल है, ये हमें ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। फार्मर डम्प्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एंड ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज, उसे सड़ने देते हैं। देन डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज वगैरह से वो डिकम्पोज होता है, अर्थवर्म्स वगैरह। दे डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन वर्मी कंपोस्ट, जो कि वर्मी कंपोस्ट हम लोग करते हैं, अर्थवर्म। ओके, तो इस तरह से ये नेचुरल है। टेक अ मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। Select 3 equally sized seedling. Take 3 empty glasses of similar vessels and add a little amount of soil and mix a little cow dung manure. इन ग्लास ए में क्या करना है, एक सॉइल लेना है, उसमें थोड़ा सा काउ डंक मिला देना है। और ग्लास बी में क्या लेना है कि हम लोग को थोड़ा सा सॉइल मिक्स लेना है, फिर उसमें लिटिल यूरिया, मतलब कि यूरिया लिक्विड वेस्ट ऑफ एनिमल्स या हमारा कुछ भी। तो टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनी। अब ग्लास सी में जो सॉइल लिए, लेकिन कोई भी फर्टिलाइज़र ना तो कुछ डालें, मैन्योर डालें, ना ही यूरिया डालें, कुछ भी नहीं डालें, ठीक है, ना काउ डंक डालें, ना यूरिया डालें। नाउ पोर सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट अ सीडलिंग। अब उसमें एक सीडलिंग लगा देना है। तो कीप इन अ सेफ प्लेस एंड डेली वाटर डेली। आफ्टर 7 days यू विल ऑब्जर्व दे ग्रो। तो क्या होता है, जिसमें खाद गया, काऊ का डंक गया, यूरिया गया, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन ये जो सी वाला है, जिसको हमने कोई फर्टिलाइजर, कोई मैन्योर कुछ नहीं दिए, तो वो थोड़ा वीक है, ठीक है। डिड प्लांट्स एंड ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या उन्होंने सेम गति से ग्रो किया? नहीं, ये ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, ये भी ज़्यादा जल्दी कर रहा है, ये थोड़ा स्लो है, ठीक है। Which glass showed better growth of the plants and which glass was the growth faster? तो fertilizers, अब तो fertilizers कौन सा प्लांट अच्छा ग्रो किया, ए और बी वाला किया और सी नहीं किया। फर्टिलाइजर्स क्या है, वो था मैन्योर डाले। अब फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउएवर हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब ये मैन्योर से कैसे अलग है, दोनों का काम है मतलब न्यूट्रिएंट्स देना, लेकिन मैन्योर इज ऑर्गेनिक, इट इज़ इनऑर्गेनिक, वो नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, ओके, अमोनियम sulfate, superphosphate, potash, NPK, that is N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium का होता है K, ठीक है। तो the use of fertilizers has helped farmers to get better yields of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers has made soil less fertile। क्योंकि ये केमिकल है, भले ये हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दे रहा है, सॉइल को दे दे रहा है, लेकिन these are chemicals, कहीं ना कहीं ये हमें हार्म भी कर रहा है। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ऑफ फर्टिलाइजर्स क्योंकि ये केमिकल है, तो ये जब ये खेतों से होकर वाटर बॉडीज में मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर दे रहा है, उसे pollute कर दे, not safe for drinking. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between 2 crops. तो अब इस फर्टिलाइज़र, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, नॉट फॉर अस, ना ही प्लांट के लिए अच्छा, ना ही सॉइल के लिए अच्छा उतना, और ना ही हमारे लिए, तो हमें इसे क्या करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, चाहे वो काउ डंक हो, यूरिया ऑफ एनिमल्स, यूरिन ऑफ एनिमल्स हो, या कुछ और हो, वर्मी कंपोस्ट हो। तो इस तरह से क्या होगा, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फील्ड में अगर कुछ समय के लिए क्रॉप्स लगें, तो उसके दूसरे क्रॉप लगाने से पहले कुछ समय का गैप देना होगा, ठीक है, ताकि वो सॉइल ऑटोमेटिकली खुद अपना न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर ले, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज
इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, एक तो मेन्योर जो है काउ डंग या कुछ भी और ऑर्गेनिक वेस्ट, तो वो एक तो सॉइल की टेक्सचर को अच्छा करता है, उसके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छा करता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी करता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा मेथड क्या है? क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। पहले कोई क्रॉप ग्रो किए, अब उसके बाद वही सेम क्रॉप नहीं लगा के कोई दूसरा क्रॉप लगा दिए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अब कुछ खाने के लिए क्या दाल को पहले उगा लिए, उसके बाद वीट को लगाएं। अब दाल का पेड़, ये लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स में एक प्रॉपर्टी होता है कि इनके जो रूट्स में होते हैं नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया राइजोबियम रहते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। उस नाइट्रोजन से प्लांट अपना डिफरेंट कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स को बना लेती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब ये प्लांट लेग्यूम्स वाले प्लांट्स को लगाएंगे तो वो हमारा उस सॉइल को फर्टाइल कर दिया, वो सॉइल को फर्टाइल कर दिया तो उस न्यूट्रिएंट से फिर वीट की कल्टिवेशन हो गई। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन मिल जाता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ये वाला इसको अडॉप्ट कीजिए, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए बल्कि ये मेथड जो कि हमारा क्रॉप रोटेशन का मेथड है, इसको अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सके। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है जैसे कि ग्राम, पीज वगैरह, सीरियल्स, मेनली दाल वगैरह, तो उसमें क्या होते हैं? नोड्यूल्स रहते हैं। नोड्यूल्स, उसी नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया शेल्टर लेता है और फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर। अब फर्टिलाइज़र और मेन्योर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कि फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेस्यूड। प्लांट्स के रेस्यूड, वेजिटेबल के सड़े गले चीज़ें, कैटल डंग, काउ डंग, कुछ भी जो है हमारे नेचर में, उस चीज़ को डिकम्पोज करके सड़ा गला के उसे एक फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ऑब्वियस है ये केमिकली मेड है तो फैक्ट्रीज में होगा। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इसे खेतों में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। ह्यूमस हो गया जैसे कि सड़े गले हुए चीज़ है, तो वो एक तरह से सॉइल को टेक्सचर भी तो दे रहा है, सॉइल में टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है, उसके रेसिड्यू आ रहा है, लेकिन इसमें कोई रेसिड्यू वगैरह नहीं है। मेन्योर्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब लीफ है, उसके पत्ते गल रहे हैं, ह्यूमस के तो डेड एनिमल्स है, अर्थवॉर्म डेड है, कुछ भी डेड है, उसका क्या हो रहा है? रेसिड्यू जा रहा है सॉइल में, तो वो उसका टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा रहा है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये क्योंकि केमिकल है, दीज आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन, रिच है नाइट्रोजन बट नॉट वेरी गुड फॉर अस। ओके, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर भले कम रिच है क्योंकि उसको टाइम लग रहा है सेट होने में, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं दे रहा है। इसको तो ज़रा सा बस डालना है, बस 1 लीटर पानी में बस 100 ग्राम से भी कम डालना है हमें, तो ये बहुत ज़्यादा हार्श है, तो ये बहुत ज़्यादा रिच है इन न्यूट्रिएंट्स में। एंड दिस इज़ रिलेटिवली नेचुरल, नॉट सो हार्ड। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि उतना ज़्यादा रिच नहीं है। इट टेक्स टाइम्स टू वर्क। ओके, now table 1.1 gives the difference between the, we have seen advantage of manure. The organic manure is considered better than fertilizers. तो हाँ, भले वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा, लेकिन इट इज़ कंसिडर बेटर। इट इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल की टेक्सचर को अच्छा कर रहा है तो वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी को भी अच्छा करेगा। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजिली। अब टेक्सचर अच्छा है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होगा, सख्त नहीं होंगे मिट्टी, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, अच्छे अच्छे माइक्रोब्स को, अर्थवॉर्म्स हो गए, अच्छे बैक्टीरियाज जो सॉइल के लिए अच्छे, राइजोबियम, इस तरह के बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल की टेक्सचर को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। इरीगेशन, व्हाट इज इरीगेशन? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। हर जानदार चीज़ को, हर वो चीज़ जिसमें जान है उसे क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर के बिना ग्रोथ या डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। ओके,
Now, along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. वाटर के साथ क्या होता है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी जाते हैं प्लांट तक. प्लांट कंटेन 90% वाटर. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक अंडर ड्राई कंडीशन. अब सीड है, अगर कोई भी सीड है उसको जर्मिनेट करना है और अगर आप उसमें पानी नहीं डालिएगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा. उसका आउटर कवरिंग जो हार्ड कवरिंग है सीड का वो नहीं फटेगा तो प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो वाटर इज़ वेरी 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 एसेंशियल फॉर एवरीवन. Water is essential because germination of seeds, the nutrients dissolved in water are transplanted to each part of the plant. Water also protects the crop from frost and hot air current. एक तो उसे सर्द मौसम में भी वो प्रोटेक्ट करता है, गर्मी में भी वो उसे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अब उसकी मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए तो क्या होगा, अगर हम गर्मी में पानी नहीं देंगे तो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा. लेकिन अगर वाटर हाइड्रेटेड रहेगा, वो जैसे हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, वैसे ही प्लांट्स को भी हाइड्रेटेड रहेगा तो कुछ नहीं होगा. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. व्हाट इज इरिगेशन? तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, कोई क्रॉप लगा हुआ है उसे सप्लाई कर रहे हैं वाटर एट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल. अगर शाम 6 बजे दिया है तो फिर कल सुबह 6 बजे दिया, इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे हम उसे वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी क्रॉप को नहीं चाहिए, किसी क्रॉप को दिन में 1 ही बार चाहिए, किसी क्रॉप को दिन में 3 बार चाहिए. ठीक है. सॉइल टू सॉइल, कैसी सॉइल है वहाँ की, सीजन टू सीजन, गर्मी में ज़्यादा चाहिए. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, हम भी पौधे को 2 बार पानी देते हैं, है ना. वाई इट इज़ सो? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल? येस, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, सन तो एकदम काफ़ी ज़्यादा हमें एकदम एट अ हेड पे ही मिल जाता है एकदम. ठीक है. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हायर. ओके, सो we need to water carefully. I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. तो पिछले साल इसके साथ क्या हुआ, बुझो के साथ इसकी पेड़ मर गई थी बिकॉज इसने वाटरिंग नहीं किया था. सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, कहाँ कहाँ से पानी हमें मिल सकता है, वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, lake, rivers, dams and canals. They are very sources of main तो सबसे पहले रेन है हमारा सोर्स, लेकिन वो हमेशा हमें नहीं मिलता है. तो वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, lakes, river, dams and canals. Now